नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लोअर पीसीएस और कनिष्ठ सहायक की स्पेशल सीरीज में आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय साहित्य, साहित्य एवं उनके लेखक। इस पर आधारित 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। ये 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम जब डिस्कस करते हैं तो अपने आप ही इनसे 60-70 क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर पाएंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य में साहित्य एवं उनके लेखक पर आधारित एक या दो प्रश्न हमेशा से आने की संभावना रहती है। आज हम प्राचीन भारतीय साहित्य एवं उनके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रहे, अभी हम मध्यकाल में नहीं जा रहे हैं, ना ही आधुनिक साहित्य की ओर को जा रहे हैं। अभी सिर्फ प्राचीन भारतीय साहित्य के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी सभी एग्जाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोट्स, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइसिस या फिर सुकरात? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोट्स। इनको इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। यूनानी लेखक थे, मैं आपको पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ। यूनानी लेखक थे 5वीं ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास इनको इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने भारत और फारस के संबंधों का विवरण दिया है। ठीक है, और इनकी बुक पढ़ी थी किसने? सिकंदर ने, और फिर उसने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक में बताया था कि ये जो देश है या फिर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपार संपत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास या फिर भास? तो इसका राइट आंसर है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से हमें मौर्य इतिहास के बारे में पता लगता है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये प्रकाश डालता है, यानी कि उनके जीवन पर प्रकाश डालता है चंद्रगुप्त मौर्य। विशाख दत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरितम, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सूरदास, दंडिन, तुलसीदास या फिर कालिदास? तो इसका राइट आंसर है दंडिन। दंडिन या फिर दंडी, ठीक, इस नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये इनके द्वारा लिखा गया प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य। ठीक है, ये एक संस्कृत गद्य काव्य है। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखेंगे। 10 कुमार चरितम क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने का मतलब कि इनके 10 कुमारों का चरित्र इसमें वर्णित है, इस कारण इसका नाम है 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? अब वैसे तो बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, मैंने एक एक प्रश्न ही इंक्लूड किए हैं। बहुत मतलब ये समझ लीजिएगा, ये सभी प्रश्न बार बार आते रहते हैं, लेकिन मैंने एक ही प्रश्न चुना है ताकि रिपीटेशन ना हो वीडियो में। बस कोशिश यही है कि आपको एक क्वेश्चन बता के उससे कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएँ। तो देखिए, कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक मेघदूतम है, कुमार संभव है, ऋतुसंहारम है, लेकिन उत्तर रामचरितम नहीं है। ठीक है, उत्तर रामचरितम इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी बुक है? अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कुमार संभव, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेघदूत, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, विक्रमोर्वशीय, ये सभी इनकी बुक्स हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, ठीक है, ऋतुसंहारम या फिर आप ऋतुसंहार बोलिए उसको, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय और मेघदूत, तो ये सब बुक आपको याद रखनी पड़ेंगी। उत्तर रामचरितम इनकी बुक नहीं है। अगला प्रश्न, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या फिर राजतरंगिणी? इसका राइट आंसर है राजतरंगिणी। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये रिपीट होता है। राजतरंगिणी कश्मीर के हिंदू राज्य के इतिहास के हमें बारे में बताता है। ठीक है, उसमें कल्हण की राजतरंगिणी से ही हमें पता लगता है कि वहाँ के राजा थे उस समय पे जयसिंह। जयसिंह, तो राजा जयसिंह थे
इनका काल भी मैं आपको बता दूं 1127 से लेके 1159। ठीक है, इसके शासन काल में ही कल्हण के द्वारा रास्तरंगिणी की रचना की गई थी। ठीक है, तो कश्मीर में हिंदू के राज्य का इतिहास हमें कल्हण की रास्तरंगिणी से पता लगता है। अब इसमें कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि दो विद्वान और थे, एक का नाम था जोनराज और दूसरे का नाम था श्रीवर। ये जोनराज और श्रीवर इनके शिष्य थे। फिर इन्होंने क्या किया था, कल्हण की रास्तरंगिणी में आगे विस्तार किया था, यानी कि मॉडिफिकेशन किया था, उसमें और चीज़ें जोड़ी। तो ये भी प्रश्न आता है कि रास्तरंगिणी में आगे किसने विस्तार किया, तो जोनराज और श्रीवर। ठीक है, अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। आपने अगर हमारी प्राचीन इतिहास की वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको सभी चीज़ें आसानी से अब आ रही होंगी। वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या फिर वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा ही अष्टाध्यायी को लिखा गया है। ठीक है, कौन थे ये, व्याकरण के आचार्य थे। ठीक है, व्याकरणाचार्य। तो जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। ठीक है, और ये किसके समय पर थे, ये नंद समय के। ठीक है, नंद के समय पर, उस समय पे कौन थे, महापद्मनंद। ठीक, तो ये उनके मित्र थे। तो अष्टाध्यायी उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न, आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ सुमेलित करना है और इसको बताना है। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस तरह से इसका सुमेलित होगा। देखिए, भारवी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, एक ही प्रश्न में आपके कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, बस आप अपने हिसाब से मिलान करिए। भारवी ने कौन सी बुक लिखी है, भारवी ने लिखी है दोस्तों किरातार्जुनीयम। ठीक है ना, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम क्या है दोस्तों, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, और इसकी कथा वस्तु है महाभारत से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन और किरात, जो उनके बीच के एक युद्ध हुआ था, उसका इसमें वर्णन है। तो किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हर्ष के द्वारा लिखी गई है दोस्तों बुक नागानंद। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक अभी मैंने आपको बताया थी मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, इसका नायक था उस समय का अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र था उस समय के शुंग शासक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और राजशेखर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है कपूर मंजरी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं बना रहा हूँ, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको बहुत ईजी आ जाएगा समझ में। भारवी की कौन सी है, किरातार्जुनीयम। ठीक है, हर्ष के द्वारा लिखी गई है, हर्ष कौन, जो आपके सम्राट हर्षवर्धन है, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। और कालिदास के अभी हमने पढ़ा था मालविकाग्निमित्रम, और राजशेखर के द्वारा लिखी गई है कपूर मंजरी। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है कि आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। मैंने यहाँ पर कोई भी कूट नहीं दिए हैं। ठीक है, बस आप अपने हिसाब से मेल कर लो और देख लो अपने आप को चेक करके। सबसे पहले कौन आता है, विशाख दत्त। विशाख दत्त की जो फील्ड है आपको बताना है। विशाख दत्त ने दोस्तों क्या लिखी थी, मुद्रा राक्षस लिखी थी। तो ये एक्चुअली क्या थे, एक नाटककार थे, है ना, ये एक नाटककार थे। तो मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं वारामिहिर की। वारामिहिर के मैंने बारे में आपको बताया था, ये क्या थे, आपके गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, है ना। तो ये आपके क्या हो गया, इनका रिलेशन है खगोल विज्ञान से, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता इनकी प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चरक की। चरक कौन थे दोस्तों, ये थे कनिष्क के दरबार के राजवैद्य। ठीक है, चरक संहिता लिखे, तो इनका संबंध किससे है, चिकित्सा से संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। तो ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। तो यहाँ से गणित। ठीक है, इनका जो बुक है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा आज ये पेन भी लिखने में दिक्कत कर रही है, कोई बात नहीं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वारामिहिर का पंच सिद्धांतिका आधारित है। वारामिहिर की पंच, ये का गलत होगा, की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वारामिहिर
कौन थे? गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। और अभी मैंने बताया कि पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये दोस्तों आधारित थी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। कालिदास रघुवंश, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही इनकी रचना है। भास की स्वप्नवास वदतम, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुबंधु कादम्बरी, ये आपका गलत हो गया। हर्ष ने तो कौन सी कह रही थी? रत्नावली। हर्ष के जो 3 इम्पॉर्टेंट पुस्तक आपको याद होनी चाहिए, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, नागानंद, प्रियदर्शिका, क्योंकि कभी कभार ये प्रश्न भी आ जाते हैं ना, बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ठीक, और जो एक कादम्बरी है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, सुबंधु के द्वारा नहीं लिखी गई है। कादम्बरी लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक, तो ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फिर फारसी महाकाव्य है? तो क्या है मिलिंद पन्हो? मिलिंद पन्हो है एक पाली ग्रंथ। ठीक है, पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। ठीक, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक है, एवं राजा मिलिंद, जो उनके राजा थे, इनके बीच के संवाद को इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो इनके बीच में संवाद हुआ था राजा मिलिंद। अब ये राजा मिलिंद कौन थे? इनका नाम था मिनांडर। मैंने आपको पहले भी बताया था ये मिनांडर, और ये थे हिंदी यवन शासक। ठीक, तो इंडो बैक्टीरियन शासक थे मिलिंद, मिनांडर। इनके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद को इसमें दर्शाया गया है, और इसमें इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मिनांडर के बारे में सूचनाएं देने वाला जो ग्रंथ है वो है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट प्रश्न, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मतलब कि आपको बताना है उस स्रोत का नाम कि जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं बताता है, जिसमें हमें व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं पता लगता है प्राचीन भारत के। थोड़ा अलग सा प्रश्न है। ठीक, तो संगम साहित्य, जातक कहानियाँ, ठीक, यहाँ से हमें पता लगता है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में, लेकिन मिलिंद पन्हो से नहीं पता लगता। मिलिंद पन्हो तो क्या है? एक्चुअली संवाद है बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य में। ये भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो ये इस तरह का प्रश्न है। और वैसे जो मिलिंद पन्हो वाला प्रश्न है वो कई बार आ चुका है। उत्तराखंड प्रीसीएस परीक्षा 2012 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मिलिंद पन्हो किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो ऐसे करके ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। मैंने एक ही प्रश्न डाला है, इंक्लूड किया है, ताकि आपको रिपीटेशन ना हो और समय बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न देखिए, कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? अब ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। कौन था इसका राइट आंसर? ये है जोनराज तथा श्रीवर। ठीक है, मैंने आपको प्रश्न बताया था कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। ठीक है, उस समय पर ये कश्मीर में हिंदू शासक के बारे में ये बुक बताती है। और उस समय कश्मीर के शासक कौन थे जिनके समय में लिखी गई? जय सिंह थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो इनकी जो राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, कितने श्लोक हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 इसमें तरंग हैं। ठीक है, और 8000 श्लोक हैं। ये प्रश्न भी आ चुके हैं। ठीक, तो 8 तरंग और 8000 श्लोक। नेक्स्ट प्रश्न, सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, बहुभूति, भास। इसका राइट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। ठीक है, इन्होंने लिखी थी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र। दूसरी रचना है सौंदरानंद।
तीसरी रचना ये भी पूछी गई है एग्जाम में कई बार, ये है सारीपुत्र प्रकरण। ये 3 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। सबसे सुप्रसिद्ध जो रचना है वो है बुद्धचरित। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार यूकेपीएससी में पूछा जाता है। तो बुद्धचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। कुषाण शासक कनिष्क के ये राजकवि थे। अगला प्रश्न देखिए, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनके लेखक थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने संस्कृत के ये 3 नाटक हैं, इन ग्रंथों का इसको रचयिता माना जाता है। ठीक है, नाटक ग्रंथ हैं, इनका रचयिता हर्षवर्धन को माना जाता है। लेकिन हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कहीं पता चला हर्षचरित को हर्ष के द्वारा लिखा है ना, तो हर्षचरित लेकिन ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। और बुद्धचरित किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, वृहत संहिता या फिर अष्टांग हृदय? तो इसका राइट आंसर है वृहत संहिता। वृहत संहिता मैंने आपको बताया था किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा है वारामिहिर के द्वारा। ठीक है, वारामिहिर के द्वारा लिखा गया है। कौन थे ये? गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो इनकी ये फेमस बुक है वृहत संहिता, जो कि एक विश्वकोश है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक और बुक बताई थी इनकी, कौन सी? पंच सिद्धांतिका। ठीक, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। अगला प्रश्न देखिए, शाकुंतलम किसने लिखा है? काफी सिंपल प्रश्न है। शाकुंतलम किसने लिखा है? शाकुंतलम हो गए बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास, बहुभूति। तो इसका राइट आंसर है कालिदास के द्वारा ये लिखा गया। देखिए, इसके कालिदास के हैं 7 ग्रंथ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहला है रघुवंश। ठीक है, दूसरा है कुमार संभवम, या कुमार संभव ही लिख लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो है मेघदूत। चौथा है ऋतु संहार या ऋतु संहारम। ठीक है, 5वां है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम या मालविकाग्निमित्र। ठीक है, और अगला है विक्रमोर्वशीय। ठीक है, विक्रमोर्वशीय। और जो 7वां है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 आपको याद करने हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जितने जल्दी मैं लिख रहा हूँ उससे तेज तो आप ही लिख ले हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? कालिदास। मतलब कालिदास के ये 7 ग्रंथ है, इनको आपने याद करना है। ठीक, अब रघुवंश और कुमार संभव को देखा तो ये महाकाव्य है। ठीक है, ये आपके क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया था कि इसका नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखी गई मालविकाग्निमित्रम, ये एक ऐसा नाटक है जिसमें अग्निमित्र की प्रेम कथा के बारे में वर्णन है। ठीक है, अग्निमित्र और मालविका। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, इन दोनों के प्रेम गाथा का इसमें वर्णन है। अग्निमित्र कौन था? ये था शुंग शासक। ठीक है, शुंग शासक, और ये पुष्यमित्र शुंग इसका पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवासवदत्ता अभी मैंने आपको बताया कालिदास, भास, बहुभूति, राजशेखर। तो इसके राइट आंसर है भास। ठीक, तो महाकवि भास के द्वारा ये लिखा गया है स्वप्नवासवदत्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद भी प्रश्न आता रहता है, उत्तराखंड पीसीएस में भी प्रश्न आ चुका है। जयदेव, सूरदेस, केशव या फिर मीरा? तो इसका राइट आंसर है जयदेव के द्वारा ये लिखा गया है गीत गोविंद। ठीक है, और ये किस समय पर थे? ये बंगाल के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन।
ठीक है, उनके दरबार में थे, उनके दरबार के महाकवि थे। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम सेन शासक थे। तो सेन शासक जो थे लक्ष्मण सेन, उनके समय पर जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचयिता की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीति काव्य है ये, है ना। अगला प्रश्न देखिए, आपको सुमेलित करना है। तो फिर से मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं डाले, कोई कूट नहीं डाले, बस आप सुमेलित कर लीजिए। अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह क्या हो सकता है? नाट्यकला, व्याकरण, गणित या फिर आयुर्विज्ञान। तो अष्टांग संग्रह का संबंध है आयुर्विज्ञान से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 10 रूपक की। तो जो 10 रूपक है वो क्या है? वो है एक नाट्यकला। ठीक है, क्योंकि देखिए आप नीचे आसानी से बाकी दो तो आपको पता ही, जैसे महाभाष्य, महाभाष्य का भी मैंने आपको बताया क्या है? व्याकरण से संबंधित है। तो लीलावती किससे होगा? गणित से संबंधित होगा। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान, 10 रूपक नाट्यकला, लीलावती गणित और महाभाष्य व्याकरण। अगला प्रश्न काफी सिंपल, सभी को आता होगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? लेकिन ये पीसेस में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? गीता। ठीक है भाई, कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा था ना कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यानी कि कर्मंडे कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब श्लोक है, सभी को आता है और राइट आंसर भी इसका गीता है, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने रामायण, महाभारत, गीता और रासतरंगिणी। तो इसका राइट आंसर है महाभारत। ठीक है, कि महाभारत में ही ये कथन का उदाहरण मिलता है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, कौन सा है? हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरितसागर या फिर शकुंतला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है प्रश्न। इसका राइट आंसर है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो आपका प्राचीन भारतीय पुस्तक है पंचतंत्र, मूलतः इसको संस्कृत में लिखा गया था। यह भी पूछा गया प्रश्न कि मूलतः इसको किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अनुवादित साहित्यिक पुस्तक ये मानी जाती है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से आपको सुमेलित करना है बुक और उनके मतलब राइटर और उनकी बुक। ठीक है, सबसे पहले है सर्ववर्मा। सर्ववर्मा की बुक है कातंत्र। ठीक है, इनकी बुक है कातंत्र। शूद्र की है, इसको हम बता चुके हैं, मृच्छकटिकम। कल्हण की है रासतरंगिणी, तो अब विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपको 2-3 भी आते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको 2 या 3 अगर आपको बुक्स के नाम को पता है तो आप आसानी से अगले वाले को ऑप्शन में लगा सकते हो, मतलब गैस कर सकते हो। ठीक है, तो सर्ववर्मा की कातंत्र है, शूद्रक की तो हमें पता ही थी भाई, मृच्छकटिकम है, कल्हण की रासतरंगिणी और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर लल्ल। ये सभी गणितज्ञ हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भास्कर, क्योंकि इन्होंने बीजगणित में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, और सिद्धांत शिरोमणि के ही 4 भाग हैं, जिसमें है लीलावती, जैसे हमने पूछा था भाई लीलावती का संबंध किससे है? गणित से। इसके बाद बीज गणित, ठीक है, फिर इसमें आएगा ग्रह गणित और गोलाध्याय। ठीक है, ये
तो ये सिद्धांत शिरोमणि इनके द्वारा लिखी गई। तो इन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बीजगणित का ज्ञान पहले नहीं था भारत में बीजगणित के ज्ञान का विकास पहले ही हो चुका था। आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र पहले से ही बीजगणित के सिद्धांत प्रस्तुत कर चुके थे। लेकिन स्पेशल यहाँ पर बात हो रही है कि विशेष रूप से किसने योगदान दिया, तो वो है भास्कर। अगला प्रश्न देखिए, आर्यभट्ट थे, कौन थे आर्यभट्ट? भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान कवि। आपको पता ही है कि कौन थे? भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ठीक है, ये प्राचीन भारत के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है आर्यभट्टीय, है ना, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टी में इन्होंने बताया था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव के जो स्थानिक मान निकालते हैं ना हम गणित में, उसकी खोज किसने करी थी? भास्कर, बारामीर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट के द्वारा ही ये खोज की गई थी। ठीक है, इन्होंने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी और इनका प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टीय। ठीक है, वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न देखिए, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन, ये भी बड़ा माना जाना ग्रंथ है। इसका लेखक कौन है? ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं, इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन। अब महेंद्र वर्मन कौन थे? ये पल्लव नरेश थे। ठीक है, पल्लव नरेश। ये क्या है मत विलास प्रहसन? ये एक संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक। ठीक है, तो ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, और इसमें जो धार्मिक आडंबर हुआ करते थे उनका ये विरोध करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति, मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर राज्य कार्य पद्धति से? इसका राइट आंसर है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति में कुल 18 स्मृतियां हैं। ठीक है, जिनकी रचना मनु के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है? प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था को बताता है। ठीक है, वहाँ पर प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था किस तरह से थी, हिंदू विधि किस तरह से संबंधित थी, उसके बारे में प्रकाश डालता है मनुस्मृति। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, कौन थे? मनु। ठीक है, तो प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता मनु है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारतीयों ने शून्य की खोज की थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, शून्य का आविष्कार ज्यादातर माना जाता है कि आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो एक बार ये प्रश्न आ चुका है आईएएस में कि आर्यभट्ट ने मतलब शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये माना जाता है कि किसी अज्ञात भारतीय ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, शून्य का आविष्कार अज्ञात भारतीय ने किया था, फिर अरबों ने इसे भारत से सीखा, फिर इसको यूरोप में फैलाया। ठीक, तो इस तरह से शून्य की खोज किसने की थी? भारतीयों ने की थी, इसको कहना सही रहेगा। ठीक, कुछ इंटरनेशनल बुक के बारे में भी देख लेते हैं प्राचीन भारत की। ये आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिए, लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग। ये हीना सॉन्ग नहीं होगा, इसका नाम है हेन सॉन्ग। ठीक है ना, हेन सॉन्ग। ठीक, जो चीनी यात्री था जो कि हर्ष काल के टाइम पर आया था। तो हेन सॉन्ग, लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग, ये किसने लिखी थी? हुई ली ने। बिल्कुल सही है। ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी। ठीक है, टॉलमी के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन जो ये नेचुरल हिस्ट्री है वो टॉलमी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है प्लीनी के द्वारा। ठीक है, प्लीनी के द्वारा ये लिखी गई है, टॉलमी नहीं है। ठीक, तो प्लीनी जो कि आई थिंक रोमन के मतलब रोम के लेखक हैं, तो उनके द्वारा ये लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री। तो टॉलमी नहीं होगा, प्लीनी होगा। ठीक, और हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये तो आपके पम्पेस और ट्रोगस इनके द्वारा लिखी गई है। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स के द्वारा। तो हिस्ट्रीज तो आपकी किसकी है? हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लीनी की है, टॉलमी की नहीं। तो ये थे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। वैसे तो 32 हो गए और हमने काफ़ी सारे प्रश्न इसमें भी डिस्कस किए। प्राचीन भारत के साहित्य और उनके साहित्यकार, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आने की संभावना हमेशा से रहती है।
एथिकल स्टडी अगर आप करेंगे तो आपके पूरे चांस रहेंगे कि आप भारतीय इतिहास में भी अच्छा कर पाएँ। देखिए, बहुत पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हमारा काम होता है कि आपको सेलेक्टिव और जो इम्पॉर्टेंट और स्मार्टली जिनके आने के चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चंस करवाए जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।